सुबह का सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। दादी समेत घर के सब बड़े नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे जब बहराम खान बड़े तफक्कुर से हवेली में दाखिल हुआ। जबकि इसके पीछे आती मॉडर्न सी लड़की को देखकर सब यकदम उठ गए। ये क्या मजाक है बहराम खान? अब के दुर्राब खान चलते हुए उसके बिल्कुल सामने आ गए। मेरा आपके साथ कोई मजाक नहीं बाबा साईं, ये मेरी बीवी है और मैं बहुत से लोगों के सामने इससे निकाह करके लाया हूं। उसने सर्द लहजे में जैसे सबको इत्तला दी। अब की बार दाजी भी गुस्से से धाड़े थे। कौन सी बीवी और कैसा निकाह? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? ये कौन है, कहां से आई है? हम नहीं जानते। ये जहां का गंध है इसको वहीं फेंक कर आओ, अभी और इसी वक्त। वो गुस्सीली आवाज में बोले। उनके चेहरे पर नफरत आमेज तासुरात नुमाया थे और आंखों में हरारत की लिपटें फूट रही थी। तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई सरदार होकर इस नीच बिरादरी में शादी करने की? सरिश खानम में क्या कमी थी? वो इसका गिरेबान झंझोड़ कर बोले। दाजी, ये मेरी जिंदगी है और मैंने फैसला कर लिया है जो कि आपके सामने है। बहराम खान ने बिना डरे सुकून से कहा। बेगैरत! दाजी खुद पर काबू खोते हुए उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मार गए, जिसका एहसास बहराम खान को खफत ज़दा कर गया। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। हमें अफसोस है कि तुम हमारा खून हो। बस कर दें दाजी, वो भी गुस्से से बोला। बालाज खान कत्ल भी कराए आप उसे माफ कर देंगे। मैं अगर अपनी मर्जी कर आया तो आप मुझे गालियां निकाल रहे हैं। वो शायद अपनी जगह दुरुस्त था। हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। सरदारी हमारे सर पर है, तभी हमारे फैसले की खिलाफ वर्जी कोई नहीं जा सकता। वो अपनी पक का फायदा उठाता अपने कमरे में जाने लगा कि दुर्राब खान की आवाज पर 1 मिनट को रुका। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। मैं आप सबको बता रहा हूं, ये मेरी बीवी है, अब से यहीं रहेगी मेरे साथ इस घर में। अगर इसको वहां छोड़ना होता तो अपने साथ यहां क्यों लेकर आता मैं? अगर आप लोगों को दुआ का वजूद इस घर में कबूल नहीं तो मैं भी इस घर को छोड़कर जाने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। उसने यकदम गुस्से से बर्फीले लहजे में ऊंची आवाज में कहा तो वहां सबके कदमों से जमीन खिसकी थी। तो ठीक है बहराम खान, आज से तुम्हारे लिए इस हवेली में कोई जगह नहीं। एक गैर लड़की के लिए वो अपने खानदान और अपनी बीवी के साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर गया था। दाजी सोफे पर गिरे थे। चलो दुआ। उसने दुआ का हाथ थामा। दाजी कुछ नहीं बोले। नहीं बहराम, दिमाग दुरुस्त करो अपना। हवेली की चमक दमक देखकर दुआ की आंखें फैली थी। दुआ के माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में उसके बचपन में ही चल बसे थे। उसकी परवरिश यतीम खाने में हुई थी। उसने अपनी तालीम मुकम्मल करते ही ऑफिस में जॉब शुरू कर दी थी। वहीं बहराम खान ने पहली बार इस चंचल लड़की को देखा था जो इसके दिल को ऐसी भाई कि उसके बाद कोई जचा ही नहीं। तुम्हारे बड़े हैं, माफी मांगो, दुआ ने अचानक ही कहा। बहराम का हैरत के मारे मुंह खुल गया, चेहरा सुर्ख हो गया। उसे लगा वो जमीन में गिर रहा हो, जबकि दाजी की जान-दीदा नजरों ने उस लड़की के इरादों को भांप लिया था। एक बहराम खानजादा की अकल पर पत्थर पड़े थे। वो बस सोच कर रह गए। दुआ, चुपचाप चलो यहां से, उसने भीचे भीचे लहजे में कहा, जबकि दुआ तो अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थी। अगर ये आदमी अकल से पैदल हो गया है, उसे तो अकल दिखानी चाहिए। वो दादाजी, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। हम तो छोटे हैं, गलती कर दी हमने। आप तो बड़े हैं, आपका ज़र्फ भी बड़ा है। हम दोनों को माफ करके हमें अपनी शफकत में ले ले, उसने तसल्ली से कहा। दाजी बहराम खान को देख रहे थे, जिसका चेहरा खून छलकाने को था, और दुआ की तरफ देखा जो चापलूसी में लगी थी। दुआ चलो, उसने फिर कहा।
अब वो मजीद यहाँ रुक जाता तो यकीनन इसका मजीद तमाशा और बेइज्जती होती। वो उसे घसीटता बाहर ले गया। दाजी तंजिया मुस्कुराए। अगर आज कोई यह कहता जमीन खुले और बहराम खानजादा उसमें समा जाए तो उसे मंजूर होता। सब औरतों को जैसे सांप सूंघ गया, जबकि किचन के दरवाजे पर खड़ी जरिश बुरी तरह रोने लगी कि उसकी सिसकियां बाहर भी सुनाई दे रही थी, मगर वो बहरा सा हो गया था। रोते रोते वो बेहाल होती ठंडे फर्श पर बैठती चली गई, मगर आने वाली कैद ने उसको उठने पर मजबूर किया। वो किचन में भागते वॉश बेसिन पर झुक गई। बेहाल होते उसने सर उठाया। उसका मासूम चेहरा सुर्ख हो रहा था, चेहरे पर जर्दियां गुलूही हुई थी। वो कांपने लगी, उसे मजीद के आने लगी और फिर मुसलसल आने से उसका अपनी टांगों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया। वो हाँफती दरवाजे तक पहुंची। आंसू मुतवत्तिर गिर रहे थे। बीजान उसको देखकर अचानक उठी। खानम, उनके लब किसी अंदेशे के तहत फड़फड़ाए। जरिश, रुखसाना खानम ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया तो जरिश उन पर गिर गई, जबकि वो उसे कमरे में ले आई। राजी ने फौरन डॉक्टर को बुलाने का हुक्म दिया और शायद पहली बार हवेली के मर्द हजरात परेशान हुए थे, वो भी इस हवेली की औरत के लिए। डॉक्टर आया और खुशखबरी सुनाई तो मानो हवेली के अफसरदा माहौल में मुसरत आमेज एक लहर दौड़ गई। दाजी का फखर से सीना चौड़ा हो गया था कि उनका परपोता ही होगा, जबकि बीजान भी बहुत खुश थी और बाकी सब भी, क्योंकि उन सबको जरिश बहुत अजीज थी। जरिश तो गुमसुम सी हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शौहर की बेवफाई का मातम मनाए या मां बनने की खुशी। वो खौफ से अपने पेट पर हाथ रखकर रह गई। कमरे में मलगजा सा अंधेरा इस बात का गवाह था कि गुजरी रात की सियाही कमरे के मकीनों पर भी उतर चुकी है। बालाज खान ने करवट बदली तो बेड पर किसी की मौजूदगी के एहसास से उसकी आंख खुली। अपने बराबर में सोई हुई शांजे को देखकर उसका जहन बेदार हुआ। वो कल रात वाली शर्ट पे मौजूद थी। सोते वक्त उसने कपड़े चेंज करने की जहमत नहीं की थी। जब वो करवट लेकर दूसरी साइड पर लेटा था, काफी देर तक वो उसकी सिसकियां सुनता रहा था। बालाज खान जानता था वो कल रात शांजे को खुद से मजीद पसंद कर चुका है, मगर वो खुद के साथ कर रही थी उसकी सजा तो बनती थी। बालाज खान ने शांजे का चेहरा देखा। सोते हुए वो कोई मासूम सी गुड़िया ही मालूम होती थी। बालाज खानजादा जानता था वो इसको नापसंद करती है, मगर कल बजाय इसके कि वो अपने किए की उससे माफी मांगती, वो उल्टा बालाज खान को इतने हकारत ज़दा अल्फाज सुनाकर बालाज को शौक करते मजीद गुस्सा दिला गई थी। वो उसकी बीवी थी, अब सारी जिंदगी उसे उसके साथ ही गुजारनी थी, ये तो तय था। वो चाहती तो अपनी बातों की माफी भी मांग सकती थी, मगर उसने हमेशा की तरह बदतमीजी करना और जबान चलाना शुरू कर दिया। कल रात वाला मंजर याद करते हुए बालाज खान की नजर उसके हाथ पर पड़ी, जिसे आहिस्ता से थाम कर वो उसकी नाजुक मोमी कलाई देखने लगा, जिस पर हल्की सी सुल्क लकीर उभरी हुई थी। यह हाथ बांधने के सबब हुआ था। बालाज खान उस लकीर पर नरमी से अपना अंगूठा फेरने लगा। शांजे उसका हाथ झटक कर करवट के बल लेट गई। शायद उसे नींद में भी बालाज खान की कुर्बत गवारा नहीं थी। शांजे के करवट लेते ही बालाज खान ने उसकी पुश्त को देखा। बेसाख्ता उसकी नजर कंधे से थोड़ा नीचे उस दिल पर पड़ी जो शर्ट में से हल्का सा जाग रहा था। ना जाने क्यों उसके दिल में ये ख्वाहिश जागी कि वो उस दिल का दीदार करे। बालाज खानजादा ने दिल की सुनते हुए आहिस्ता से उसकी शर्ट कंधे से थोड़ा नीचे खिसकाई। अब उसे वो दिल वाज़े नजर आ रहा था। उस दिल को देखने के बाद इसका दिल मजीद गुस्ताखी पर उपसाने लगा। वो उसे छू कर भी देखे। हाथ बढ़ाता हुआ
बेहद आहिस्तगी से उस दिल को छूने की कोशिश करने ही लगा था कि शानजे ने दोबारा करवट ली और वो सीधे होकर लेट गई। बालाज खान ने फौरन अपने हाथ पीछे किए और माथे पर शिकन लाए वो सोती हुई शानजे को घूरने लगा। सोते ही रहना है या जागना भी है, उठो फौरन। बालाज शानजे का कंधा हिलाता हुआ बोला। शानजे ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। अपने बराबर में लेटे हुए बालाज खान को देखा। उसका हाथ अपने कंधे पर देखकर खौफ की लहर उसके चेहरे पर उभरी, जो बालाज खान की आंख से मख्फी ना रह सकी। पर अगले ही पल वो खुद के आसाब पर काबू पाती उसका हाथ झटक गई। बालाज खान का मूड काफी बिगड़ा, पर वो खुद पर जब्त के कड़े पहरे बिठा गया। जाओ, जाकर शावर लो और चेंज करो। बालाज खानजादा उसके बिगड़े नकूश देखता हुआ बोला। जब मेरी नींद पूरी होगी तो मैं खुद उठकर शावर ले लूंगी, फिलहाल मुझे रेस्ट करने दीजिए। शानजे उसको घूरती हुई एक एक लफ्ज चबाकर बोली। उसकी बात सुनकर बालाज खान खामोशी से उसे देखता रहा। वो करवट लेकर लेटने लगी। तब बालाज खान ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। शानजे इस हमले के लिए तैयार ना थी। जब ही उसके बरहना चटानी सीने से आ टकराई, बालाज खानजादा एक बार फिर उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। छोड़िए मुझे, क्या चाह रहे हैं अब? कल रात आप अपनी मनमानी कर तो चुके हैं। शानजे अपनी कमर से बालाज खान के बाजू हटाने की कोशिश करती हुई बोली। बालाज खान ने उसकी कमर से बाजू हटाने से पहले उसका रुख बेड की दूसरी साइड किया और शानजे को अपनी गिरफ्त से आजाद किया। फौरन पीछे हुई और बेड से नीचे जा गिरी। रात मेरे जिस्म पर ही नहीं, मेरी रूह पर भी तशद्दुद किया है आपने बालाज। मेरी निस्वानियत मेरा पंदार मसक करके रख दिया है। बदले की आड़ में मेरे जिस्म के साथ खेलते रहे। अपनी हवस को नामो निहाद नफरत और गैरत का नाम दे दिया। शानजे रोती हुई बोली तो बालाज खान को एक पल को उस पर तरस आया, पर अगले ही पल वो खुद पर संजीदगी का लिबादा ओढ़ गया। तुम्हारी निजात और बख्शिश अब इसी में है शानजे कि जो काम बोला जाए उसे बगैर बहस के सादत मंदी से अंजाम दो। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि बालाज खान तुम पर अपने सच्चे जज्बे जाया करे। कल रात मैं फिर भी रियायत कर गया तुम्हारे साथ, लेकिन अगली बार नाफरमानी की सूरत मुझसे किसी नरमी की तवक्को नहीं रखना तुम। बालाज खान बेड पर बैठकर उसे देखता हुआ वार्निंग देने लगा। शानजे खामोशी से उठकर ड्रेसिंग टेबल के पास आई। नरमी की तवक्को नहीं रखना। कल रात कौन सा नरमी दिखाई थी? वहशी जंगली इंसान हैं आप। कहती हुई वो वॉशरूम जाने लगी। रुको, पहले इस बेडशीट को चेंज करो। बालाज खान की भारी रूपदार आवाज पर उसके कदम थमे। शानजे की नजर बेडशीट पर गई। दूसरी नजर बालाज खान पर डालते वो उससे निगाहें चुरा गई। मैंने पहले कभी ये काम नहीं किए और ना ही ये काम मुझे करने आते हैं। वो नजरें मिलाए बगैर बालाज खान से बोली। बालाज बेड से उठकर उसके पास आया। उसका चेहरा पकड़कर रुख अपनी तरफ किया। पहले तो इस तरह का खून खराबा भी नहीं हुआ होगा। आज के बाद जो भी होगा वो पहली बार ही होगा। शानजे डार्लिंग, बेड कवर चेंज करो, फिर शावर लेने जाना। बालाज उसे देखता हुआ बोला। उसका अंदाज हुक्म देने वाला था, जो कि शानजे को सख्त जहर लगा। आपने मुझे अपनी गुलामी करवाने के लिए बीवी बनाया है? शानजे बालाज खान को गुस्से में देखती हुई पूछने लगी। इसमें गुलामी की क्या बात है? ये काम तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा?
बालाज खान का नरम रवैया महसूस करते शानज़े फिर हठ धर्मी पर उतर आई थी। ये काम वही करेगा जिसने कल रात अपनी मर्दानगी का सबूत देते हुए ये सब किया। शानज़े के बोलने की देर थी। बालाज खानज़ादा ने मुट्ठी में इसके बालों को जकड़ उसके नाजुक होंठों को बेदर्दी से निशाना बनाया। वो मज़ाहमत करती हुई अपना आप छुड़ाकर पीछे हटी। बालाज खान ने तब तक उसे आज़ादी नहीं बख्शी जब तक खून का जायका अपनी जबान पर घुलता हुआ महसूस न हुआ। उसने झटके से शानज़े को छोड़ा। वो पीछे सोफे पर जा गिरी। अब दिखाता हूं तुम्हें मर्दानगी की भरपूर झलक। बालाज खानज़ादा अपने होंठों से इसके होंठ का निकला खून साफ करके उसके पास आकर उसे बाजुओं से उठाता हुआ बोला, प्लीज बालाज, नहीं प्लीज, आप मुझे रात हर्ट कर चुके हैं बहुत ज्यादा। शानज़े उसकी धमकी से डर गई थी, इसलिए बोलते हुए उसके चेहरे पर खौफ छलकने लगा। बालाज खान को आखिर उस पर रहम आ गया और वो शानज़े पर अपनी गिरफ्त ढीली कर गया। आज से मेरे सारे काम तुम करोगी, साथ ही एक अच्छी बहू की तरह घर के काम भी देखोगी। मुझे मोड़े या बीजान किसी से भी शिकायत ना मिले तुम्हारी आगे से। बालाज खान सख्ती से बोला। और हाँ शानज़े, अपनी इस फर फर चलती हुई जबान को अब काबू में रखना सीखो। अपना दिमाग, लहजा और अंदाज सब दुरुस्त कर लो, वरना दिन रात तुम्हें हर्ट होना पड़ेगा। बेडशीट चेंज करो और 10 मिनट के अंदर शावर लेकर बाहर आओ। बालाज खान उसे वार्न करता हुआ ड्रेसिंग रूम में चला गया। शानज़े ने दांत पीसकर बंद दरवाजे को देखा और खींचकर बेडशीट को उतारकर फर्श पर फेंका। वार्डरोब से दूसरी बेडशीट निकालती हुई उसे उल्टी सीधी बिछाकर वो अपना ड्रेस लेकर फ्रेश होने वॉशरूम चली गई। ब्लैक कलर के ट्राउजर पर लाल कलर के शॉर्ट कुर्ते में मलबूस वो फ्रेश होकर बाहर आई थी। इससे पहले वो कमरे से बाहर निकलती, बालाज खानज़ादा सोफे से उठकर उस तक पहुंचा और शानज़े का बाजू पकड़कर उसे वापस बेड पर धक्का दिया। पहले भी समझा चुका हूं, आज आखिरी बार कह रहा हूं, जो तुम शादी से पहले करती आई हो तब बात अलग थी। ऐसे कपड़े यहां पहनने की जरूरत नहीं है। फौरन अपना ड्रेस चेंज करो। अब तुम शानज़े अहमद नहीं बल्कि शानज़े बालाज खान हो। मेरी इज्जत तो तुम्हें अब अपने आप को मेरी मर्जी के मुताबिक ढालना होगा। जो ड्रेसेस मैं लेकर आया हूं इनमें से एक पहनो। बालाज खान अब के बार शानज़े से आराम से बोला था, साथ ही वार्डरोब में से एक ड्रेस निकालकर बेड पर रखा। मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी बालाज, बेशक मैं सारा दिन इस कमरे में बैठी रहूं। वो कहां किसी की मानती, उसे तो सिर्फ अपनी मनवाने की आदत थी। तुम ड्रेस भी चेंज करोगी और कमरे से बाहर भी निकलोगी। बालाज खान बोलता हुआ उसके करीब आ खड़ा हुआ। चेंज करो। बेड पर रखे हुए ड्रेस की तरफ इशारा करके बोला। खामोशी से खड़ी बालाज खान को देखती रही। उसकी आंखों में वाज़े इनकार था। 1 सेकंड से भी कम का वक्त लगा था बालाज खानज़ादा को उसका गिरेबान से कुर्ता चाक करने में। 5 मिनट के अंदर चेंज करके बाहर आओ। वो उससे बोलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। शानज़े बेयकीनी से अपने इतने महंगे कुर्ते को देख रही थी जो उसका शौहर बेदर्दी से फाड़ चुका था। वो रोती क्या ना करती। फिलआखिर बालाज खानज़ादा की लाई हुई ड्रेस उठाते वॉशरूम की तरफ बढ़ गई।